अब आज की वीडियो में हम देखेंगे प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग क्या होती है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ओनली इन डायरेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर बाद में सारी डायरेक्टिव्स को एक एक करके अच्छी तरह से यूज करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। अब अभी तक जितनी चीज हम समझते हैं वो क्या है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है। ओके, वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है, जिसे ह्यूमन, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब उसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो मशीन रीडेबल फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारी जो सोर्स फाइल है, जो हमारा सोर्स कोड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तो कुल मिला के हमें अभी तक क्या पता है कि हमारा ये जो सोर्स कोड है, सपोज मैंने add.c नाम से क्या बनाई है, फाइल बनाई है, जो कि मेरा सोर्स कोड है, ठीक है। ये जाएगा हमारे कंपाइलर के पास और कंपाइलर क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और कंपाइलर और क्या करता है, सिंटैक्स चेकिंग, एरर चेकिंग, ये सारे काम कंपाइलर करता है। लेकिन इस कंपाइलेशन से पहले भी एक और स्टेप होती है, जो कि क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है। अब प्री प्रोसेसिंग कौन करता है, तो प्री प्रोसेसिंग कौन करता है, प्री प्रोसेसर करता है। तो प्री प्रोसेसर भी क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम ही होता है, क्योंकि कंपाइलर भी क्या है, एक प्रोग्राम ही है, सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो उसी तरह से प्री प्रोसेसर भी क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके पास इनपुट आता है, वह उसकी प्री प्रोसेसिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है वो भी हम समझेंगे। और फिर एक ऐसा कोड क्रिएट करता है, एक ऐसा आउटपुट क्रिएट करता है जो कि कंपाइलर यूज कर सके, जो कि क्या कर सके, कंपाइलर यूज कर सके, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर कुल मिला के क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग करता है, या एक एक्सपांडेड कोड क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसे कौन यूज कर सकता है, कंपाइलर क्रिएट कर सकता है। ओके सॉरी, जिसे कौन यूज कर सकता है, कंपाइलर यूज कर सकता है। तो क्या हमने देखा कि कंपाइलेशन के पहले भी एक और स्टेप इन्वॉल्व होती है, जिसे प्री प्रोसेसिंग बोला जाता है। वो प्री प्रोसेसिंग कौन कैरी आउट करता है, प्री प्रोसेसर कैरी आउट करता है। तो प्री प्रोसेसर के बाद जब हमारी फाइल होके निकलेगी, जो हमें आउटपुट फाइल मिलेगी, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .i उसका एक्सटेंशन होगा। ये क्या है, हमारी एक्सपांडेड सोर्स कोड। क्या है ये, हमारा एक्सपांडेड सोर्स कोड बना हमें। ओके, एक्सपांडेड सोर्स कोड क्यों नाम दिया हमने, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यही एक्सपांडेड सोर्स कोड किसके पास जाता है, कंपाइलर के पास जाता है। उसके आगे भी कुछ और स्टेप्स होती हैं, असेंबली लेवल कोड में, असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है, ये बहुत सारी और भी स्टेप्स होती हैं, लेकिन अभी तक हमने ये चीज समझी। अब बात ये आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। तो देखो, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसी लाइंस जो कि किससे स्टार्ट होती हैं, हैश से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, हैश से स्टार्ट होती हैं। उनको क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है। ऐसी लाइन, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, हैश से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हैश से स्टार्ट होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है। अब ये डायरेक्टिव्स कौन कौन सी होती है, ये इनके एम, मतलब ये क्या काम करती हैं, उन्हीं के हिसाब से इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में कुल मिला के डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी डायरेक्टिव होती है, किसके लिए होती है, मैक्रो एक्सपांशन के लिए होती है। किसके लिए होती है, मैक्रो एक्सपांशन के लिए। मैक्रो एक्सपांशन के लिए जो डायरेक्टिव यूज होती है वो कौन सी होती है, हैश डिफाइन डायरेक्टिव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हैश डिफाइन का यूज किया जाता है फॉर मैक्रो एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश डिफाइन पाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.14। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी PI लिखा होगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 3.14। अब चाहे मैंने प्रोग्राम में 100 टाइम्स PI लिखा है, तो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3.14 उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और ये काम होगा कब, प्री प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग क्या होगा, ये वाला काम होगा। तो आपको साथ साथ में ये भी समझ में आता जा रहा है कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या होता है प्री प्रोसेसिंग। तो जब हमारा प्रोग्राम, जब हमारे सपोज मैंने 100 टाइम्स PI लिख रखा है, तो कंपाइलर के पास क्या जाने वाला है, PI की जगह पे 3.14 ही जाने वाला है। मतलब प्री प्रोसेसिंग हुई, उसमें जहां जहां PI था वहां पे 3.14 आ गया और कंपाइलर के पास वही फाइनल कोड जाने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम चाहें तो छोटे से मैक्रोस, दैट इज हम छोटी छोटी सी क्या लिख सकते हैं, फंक्शंस भी
यहाँ पे लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के मैक्रो एक्सपांशन के लिए हैश डिफाइन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको प्री प्रोसेसर को मैक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैक्रोस को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ओके, मैक्रोस भी हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हम आगे सारी चीजें देखेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इनका रोल, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये कंपाइलेशन के पहले प्रोसेसिंग में, प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फाइल इंक्लूजन आता है। तो फाइल इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, तो फाइल इंक्लूजन बहुत कॉमन है, ऐसा कोई सा भी सी का प्रोग्राम हमने नहीं बनाया होगा जिसमें हमने इस वाले डायरेक्टिव का यूज ना किया हो। कौन सी डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड, कौन सी, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का हमने, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि हमने यूज ना किया हो, हैश इंक्लूड। और कौन सी, हेडर फाइल, जैसे हमने कॉमनली यूज किया ही है stdio.h। क्यों यूज करते हैं हम इसका, क्योंकि हम printf एक बिल्ट इन फंक्शन, एक रेडीमेड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। वो रेडीमेड फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h के अंदर डिफाइंड है। एक्चुअली देखो इसमें भी कोई डिटेल अलग प्रोसीजर होती है कि उसका प्रोटोटाइप उसमें डिफाइंड होता है वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल के लिए जितना आप समझते हो वो ये है कि stdio.h के अंदर डिफाइंड है कि printf कैसे वर्क करेगा। तो ये जरूरी है कि इस stdio.h को हमारे प्रोग्राम के अंदर हम क्या करें, इंक्लूड करें। तो इसके लिए इस फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव का यूज किया जाता है, जो कि बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इसको हमारे प्रोग्राम में क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये काम भी किससे पहले होगा, कंपाइलेशन के पहले ही हो जाएगा, प्री प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग ही ये काम हो जाएगा। एक और चीज, जब मैंने एक्सटर्न वाला वीडियो बनाया था, एक्सटर्न मॉडिफायर का वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने एक सेपरेट फाइल बनाई थी शायद fun.c नाम से। तो उसको भी अगर हमें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना था तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, हैश इंक्लूड fun.c। तो लेकिन अगर हम डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी इंक्लूड करवा रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी फाइल या डायरेक्टिव, किसी भी हेडर फाइल का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही क्या ढूंढा जाएगा, उस पर्टिकुलर फाइल को ढूंढा जाएगा। फाइल इंक्लूजन वाले में हम उस चीज को और ज्यादा क्लियर कर लेंगे, तो हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइल इंक्लूजन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन। क्या आता है, कंडीशनल कंपाइलेशन। इसके लिए जो डायरेक्टिव्स यूज होती हैं वो भी सारी हम पढ़ेंगे। कंडीशनल कंपाइलेशन, सॉरी, कंडीशनल कंपाइलेशन यहाँ पे आएगा। कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन देख के ही किसी पर्टिकुलर 2 या 3 जो भी लाइन से आगे की लाइंस को क्या किया जाए, कंपाइल किया जाए। उसके लिए यूज होती है हैश इफ डेफ। इसका मतलब है कि क्या, अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे इस चीज को कि क्या किसी पर्टिकुलर चीज को, देखो जैसे मैंने लिख दिया हैश इफ डेफ और फिर मैंने लिख दिया पाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पाई जो है वो डिफाइंड है क्या, ऐसा हम चेक कर रहे हैं। हैश इफ डेफ पाई मतलब क्या पाई डिफाइंड है क्या, अगर डिफाइंड है तो ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं हो तो आगे का जो भी पर्टिकुलर कोड हो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कुल मिला के इसका यूज किसके लिए किया जाता है, कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए किया जाता है। इसके लिए हम एलिफ, हैश इफ, ये सारी डायरेक्टिव्स भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा हैश इफ, हैश एलिफ, इनका भी हम यूज करेंगे। तो जो हमारा थर्ड वीडियो होगा किस पे होगा, कंडीशनल कंपाइलेशन पर बेस्ड होगा हमारा थर्ड वीडियो। ठीक है, उसके अलावा कुछ और डायरेक्टिव्स होती हैं लाइक हैश अनडेफ। अनडेफ का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर मैक्रो को अगर हमें क्या करना है, अनडिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पाई को यहाँ डिफाइन कर रखा है, बाद में मुझे किसी पर्टिकुलर कोड में जरूरत पड़ रही है कि नहीं, मुझे ना ये वाली वैल्यू नहीं यूज करनी है, मुझे अपनी कोई सी वैल्यू यूज करनी है। मैक्रो मैंने कोई सा मैक्स नाम से या किसी भी नाम से मैंने डिफाइन कर रखा है, उसको मुझे अनडिफाइन करना है, तो उसके लिए हैश अनडेफ और यहाँ पे मैक्रो का नाम आता है, उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा हैश प्रैग्मा का यूज किया जाता है, हैश एरर का यूज किया जाता है, और भी मतलब कुल मिला के कुछ डायरेक्टिव्स होती हैं जिनके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो कुल मिला के आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि हम जो अभी तक बोलते आ रहे हैं कि प्रोग्राम हम क्या करते हैं, ये हमने सोर्स कोड लिखा, उसके बाद हम सीधे कंपाइल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले एक और चीज इन्वॉल्व होती है, वो होती है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में ये सारे काम किए जाते हैं, मतलब कंपाइलेशन से पहले ही ये सारे काम किए जाते हैं, लाइक फाइल इंक्लूजन हुआ, मैक्रो एक्सपांशन हुआ। तो और ये सारे काम करता कौन है, प्री प्रोसेसर करता है, जिसे मैक्रो प्रोसेसर
प्रोसेसर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को एक्सपांडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, जिसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .i होता है। और इस पर्टिकुलर कोड को समझता कौन है, कंपाइलर समझता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने देखी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सभी डायरेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे।